क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैलून, ठीक है, गुब्बारा है, विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है, जब गुब्बारा फूला होता है वो हमेशा क्या बने रहता है, स्पेरिकल फॉर्म में बना रहता है, ठीक है। ये कह रहा है अ बैलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, ठीक है, ये कह रहा है कि बैलून को फुलाया जाता है पंपिंग के द्वारा, ठीक है, पंप करके बैलून को फुलाया जाता है। अब कितना फुलाया जाता है, 9 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में उसे 900 क्यूबिक सेंटीमीटर फुला दिया जाता है, ठीक है। अब देखो क्यूबिक सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, यानी कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड में फुला दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर को वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पर को दे रखी है, यानी कि dv अपॉन dt दे रखा है कितना, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है पंप करने के दौरान, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें दे रखी है, एक चीज़ तो हमें ये पता चल गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का, ठीक है। दूसरा क्या है, अब अच्छा दूसरी चीज़ तो सीधे पूछ रही है, फाइंड द रेट, ठीक है, एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, ये कह रहा है कि वो रेट बताओ जिस पर एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर को रेडियस ऑफ बैलून क्या हो रही है, इंक्रीजेज हो रही है, इंक्रीजेज मतलब बढ़ना, मतलब कोई चीज़ में वेरिएशन दिखाया गया है, यानी कि यहाँ किस में, वो भी रेडियस पर बताया गया है, dr पर बताया गया है। अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, जरूर टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर को जब वॉल्यूम में भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रहा है तो रेडियस में भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंजेस आएगा, क्योंकि देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है कहने का मतलब है तो रेडियस भी तो अंदर अंदर बढ़ी भी रही होगी, जैसे ये है बैलून स्पेरिकल शेप है, अभी फिलहाल वॉल्यूम इसका कितना है, मान लो ये है 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। फिर मैंने कहा कि बढ़ गया इसका, और हमने पंपिंग की, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, अब हो गया है ये तुम्हारा 300 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम का साइज बढ़ा, देखो रेडियस भी तो बढ़ी साथ साथ, ठीक है, वॉल्यूम सेकेंड समय के हिसाब से इंक्रीज हुआ, तो जो रेडियस है वो भी तो समय के साथ साथ इंक्रीज है 300 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की, ठीक है, तो वो रेडियस भी तो समय के साथ साथ इंक्रीज हुई, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हो। फिलहाल हमें ये पता करना है dr अपॉन dt, ठीक है। फिर कह रहा है ये इसी में पूछ रहा है व्हेन द रेडियस इज 15, जब रेडियस आपकी 15 थी, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तब पूछ रहा है कि उसके रेडियस पे कितना वेरिएशन आया है, ठीक है, यानी कि dr अपॉन dt पूछ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, खैर इतना तो आप समझे। अब वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ, देखो वॉल्यूम दे रखा है इतना कुछ, वॉल्यूम का रेट दे रखा है सॉरी, ठीक है, और हमें निकालना है dr अपॉन dt, देखो वॉल्यूम से ही निकल जाएगा काम, क्योंकि देखो वॉल्यूम वाली चीज़ दे रखी है, इसे वॉल्यूम वाली चीज़ में वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करेंगे dv अपॉन dt को, और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम क्या है, स्पेरिकल है, ठीक है, यह भी लिख लो यहाँ पर ब्रैकेट में, स्पेरिकल वो कितना होता है, स्पेरिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, r रेडियस हुई, इससे वॉल्यूम को v कह देते हैं, कैपिटल v, तो क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, इसे इक्वेशन 1 को, इसे dv अपॉन dt जैसा बनाने के लिए करना पड़ेगा, तो टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को, ठीक है। देखो फिर डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट में d/dt ऑफ v, और राइट में भी d/dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, ये रहा, ठीक है। अब देखो फिर ये कुछ इतना हुआ, 4/3 इंटू पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा ऑपरेटर d/dt से, ठीक है। अब समझे यहाँ पर कोई ये इक्वेशन 1 करके और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्यों किया, क्योंकि देखो जो चीज़ हमें दी रखी होती है ना, उसी चीज़ से हम आंसर ढूंढते हैं, उसी चीज़ से आंसर निकालते हैं, ठीक है। तभी हम वॉल्यूम लेकर आए, उसका फॉर्मूला हमने लिखा, उसका डिफरेंशिएशन किया, ताकि dv अपॉन dt, यानी कि जो चीज़ हमें दे रखी है उस जैसा हम बना सकें इसको, और फिर उसके बाद इस वैल्यू को dv अपॉन dt की वैल्यू को इसमें पुट कर सकें, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से
आर की वैल्यू को फाइंड कर सके, क्योंकि आर ही निकालना है ना, पहले आर निकालोगे फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही तो होगा। ठीक है, क्या पता ऐसे करते समय, सॉल्व करते समय डी आर अपॉन डी टी भी दिख जाए, क्या पता। ठीक है, क्या पता क्या दिख ही जाएगा, यहाँ पर कोई तो दिख ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आर का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो आर का आर के रिस्पेक्ट में होगा, तो डी बाई डी आर ले आए, आर क्यूब ऐसे रहा, पीछे पीछे बैलेंस करें, डी आर अपॉन डी टी लिख दिया। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी 4/3 इंटू पाई, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 3r², पीछे पीछे आया डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, आई बात समझ में। और हमें डी आर अपॉन डी टी ही फाइंड भी करना है, और डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू तो हमें दे रही है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी टी की जगह 900 लिख देते हैं, भले यूनिट मत लिखो पर लिख लो, वैल्यू को लिख दो, यूनिट मत लिखो, ये रहा। ठीक है, सिंस करके हमने यहाँ लिख भी दिया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो इस चीज़ को इधर भेज दो, कितना होगा अपॉन 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r² इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हुआ यहाँ, ये कितना होगा 900 अपॉन 4πr², ये हो गया डी आर अपॉन डी टी। तो ऐसा करते हैं, डी आर अपॉन डी टी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ और इसको मैं राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। देखो आर कितना था 15 में पूछा था ना, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट में पूछा था किसका, रेडियस का। तो ठीक है, फिर आर की जगह पर को क्या रखोगे 15 रख दो, 4 इंटू पाई इंटू आर की जगह 15, तो 15 का स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 3 15, 5 1 5, 5 8 40, ठीक है, 3 6 18, ये ऐसा रहा। ठीक है, 15 4 60 होता है, ये 1 टाइम्स 4 1 4, 4 1 4, तो 1 अपॉन पाई आया, डी आर अपॉन डी टी कितना आया 1 अपॉन पाई आया, आर की रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की सेकेंड। ठीक है, यानी कि डी आर अपॉन डी टी 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या हो रही है, जो तुम्हारा रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक, इंक्रीज हो रही है, ये कैसे पता चला, क्योंकि देखो 1 अपॉन 4 पाई, मतलब सॉरी 1 अपॉन पाई क्या है, पॉजिटिव है, तब इंक्रीज। अगर -1 अपॉन पाई होता तो हम कहते हैं 1 कितना हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक, हर सेकेंड में 1 अपॉन 4 पाई क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब आगे साइन माइनस होता है। ठीक है, यहाँ खैर प्लस है तो इंक्रीजमेंट की बात होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। ठीक है, एक बैलून है जो हमेशा स्पेरिकल बना रहता है। ठीक है, हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है, वेरिएबल है, यानी कि बार बार उसकी रेडियस बदलते रहती है, फिर भी वो क्या है, स्पेरिकल बना रहता है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच, अब रेट फाइंड करना है। ठीक है, इसमें फाइंड द रेट विच एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। ये कह रहा है कि इसका क्या करो, वॉल्यूम, वो रेट फाइंड करो जिस पर ये क्या है, रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा रेडियस यानी कि आर के रिस्पेक्ट में। अब किसका रेट पूछ रखा है, वॉल्यूम की इंक्रीजिंग का रेट पूछ रखा है, यानी कि यहाँ वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी वी अपॉन डी आर कहा गया है। ये वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट पूछ रखा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ सब वेरिएबल हो रहा है, वॉल्यूम रेडियस के साथ साथ वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, या कहीं वेरिएबल हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तब वी के आगे भी डी है और आर के आगे भी डी है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा रखा है। ठीक हुआ, ये तो हमें फाइंड करने को कहा है, और उसमें आगे देखो, आप पढ़ो क्या कह रहा है, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है फिर बाद में, जब बाद में क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाता है बाद में 10 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाती है, यानी कि आर इक्वल टू 10
सेंटीमीटर में है, हमें dv/dr फाइंड करना है, बस इतनी बात कही गई है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा कहने का तरीका अलग है कि r=10 में आप फाइंड करो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अलग है बात। और ठीक है, कुछ और चीज़ भी दे रखी है तो हमें निकालना था। स्टार्टिंग में हमें कह रखा है ठीक है स्पेरिकल बना रहता है, यानी कि ठीक है स्पेरिकल का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ स्पेयर का फॉर्मूला लगेगा, वेरिएबल रेडियस। ठीक है, हाँ ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर को क्या है, बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, उसकी बात करें। वॉल्यूम ऑफ बैलून का हो, बैलून, अब वो क्या है स्पेयर ही है। ठीक है, क्या होता है स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, वी कह देते हैं कैपिटल वी वॉल्यूम को, पाई आर क्यू। यहाँ पर को वॉल्यूम चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो इससे मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब आर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू आर, सीधा साधा फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि देखो जो चीज़ दे रखी होती है उसी चीज़ से निकल आगे की कहानी हमारी यहाँ पूरी होती है। ठीक है, तो कर दो फिर v का डिफरेंशिएशन डी आर ऑफ वी, और राइट हैंड साइड में भी लगाओ ऑपरेटर डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यू, कर दिया। v का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में dp/dr हो गया, 4/3 इंटू पाई कॉन्स्टेंट है तो ऑपरेटर डी आ जाएगा, और अंदर बचेगा केवल आर क्यू। ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन या कैसा डेरिवेटिव 3r², सीधे लगा दिया। ठीक है, सीधे से 3 कैंसिल आउट कर दो, तो dv/dr कितना आया 4 पाई इंटू r²। हमें क्या पता करना है, r=10 सेंटीमीटर में वॉल्यूम का रेट पता करना है। ठीक है, किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। तो r, या ऐसा भी कह सकते हो व्हेन r मतलब रेडियस = 10 सेंटीमीटर, रख दो फिर r की जगह पर को 10 सेंटीमीटर, 4 पाई इंटू आर की जगह रख दो 10, तो 10 आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं ज़रा। तो dv/dr कितना होगा, देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 को 10 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर मतलब जो पावर होती है वो टाइम्स बताता है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 100 इंटू 4 400, और पाई इंटू पाई ये आ गया। ठीक है, तो भाई हमें तो मिल गया dv/dr मिल गया। अच्छा, इसकी हमें यूनिट भी लिख देते हैं, फिर यूनिट निकालना मैंने बता ही रखा है। ठीक है, वैसे सेंटीमीटर में दिए ना यहाँ पर को, तो आपको कोई भी लेंथ में यानी कि यूनिट से लिखिए। वॉल्यूम कितना है स्पेयर का, वी वॉल्यूम हुआ ना 4/3 पाई आर क्यूब। इसको तो मत देखो, आर दे रखिए सेंटीमीटर में और ये क्यूब लगा है, तो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम की यूनिट हुई सेंटीमीटर क्यूब, तो लिख दो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन आर क्या है भाई, यहाँ आर क्या है रेडियस। रेडियस किस में के फॉर्म में दी गई है, यहाँ देख लो ज़रा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो भी सेंटीमीटर के तौर पे दी गई है, तो यहाँ रेडियस कितनी होती है सेंटीमीटर। रेडियस का क्या फॉर्मूला था, जिसका फॉर्मूला था, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पर को हम लिख भी देते हैं सीधे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वो लिखता हूँ, जो दे रखा है वो लिखते हैं, लेंथ ऑफ लैडर कितना है 5 मीटर, जो दे रखा है वो लिखो। इस लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, वो दीवार के साढ़े खड़ी है। ठीक, दीवार ये है और लैडर कुछ इस तरह से होगी खड़ी, और इसे कॉपी में बनाए तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, क्या किया जाता है, द बॉटम ऑफ द लैडर, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, पुल अवे, यानी कि दूर खींचा जाता है द ग्राउंड। ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, वॉल से दूर खींचा जाता है किसको, बॉटम को, किसके, सीढ़ी के बॉटम को दूर खींचा जाता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे खींचोगे, ठीक है, उधर की ओर ले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर को भी हाइट पे डिक्रीजमेंट आएगा, यहाँ डिक्रीजमेंट आएगा और यहाँ इंक्रीजमेंट आएगा, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा ना ऐसे ऐसे करके, इस तरह से आता है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो खींचने का तरीका है वो बता रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में 2 सेंटीमीटर हमने क्या किया, लैडर की बॉटम को हमने क्या किया, ऐसे इधर की ओर ऐसे खींचा।
ठीक है, हर सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर मतलब उधर की ओर हम खींच दे रहे हैं, उधर की ओर ले जा रहे हैं बॉटम को सीढ़ी के। हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, ठीक है, किस हाउ फास्ट मतलब कितना तेजी से जो हाइट है, देखो यहाँ से तो बॉटम पकड़ के हम उधर की ओर खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हाइट यहाँ पर को गिर रही है ना, यहाँ पहले यहाँ पर को थी, अब ऐसे अगर खींच रहे हैं तो ये हाइट नीचे की ओर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, गिर रही है। तो ये कह रहा है कि किस रेट से हाइट डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वॉल वाली हाइट डिक्रीज हो रही है वो बताओ। व्हेन, जब, अब ये पूछ रहा है कि जब, ये बता रहा है कि जब फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि कह रहा है कि जब यहाँ से लेके यहाँ पर तक, यानी कि फुट, जो लेटर का फुट है वो वॉल से 4 मीटर दूरी पर है, तो उस समय बताओ कि ये जो ये हाइट है वॉल की वो किस रेट से मतलब डिक्रीज हुई वो बताओ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर को क्या हो रहा है, एक डिक्रीजमेंट का काम हो रहा है, ठीक है। अब हमें रेट निकालना पड़ेगा किस रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को किसके रिस्पेक्ट में आपको मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो क्योंकि देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर को पर सेकेंड के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। भले ही ये ग्राउंड में लेटर को जो मूव कराने का काम हो रहा है वो चीज़ लिखी है, ठीक है, इस रेट से खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर यहाँ टाइम वेरिएशन जो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट से भी हम पता कर लेते हैं कि क्या किस रेट से यहाँ पर को मतलब किसके रिस्पेक्ट में का यहाँ पर को इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट या कहीं वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, पहले तो देखो जो दे रखा है वो लिख लिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये दे रखी है, ये क्या दे रखी है कि लेटर को पुल अवे किया जा रहा है, दूर खींचा जा रहा है, ठीक है, वॉल से दूर खींचा जा रहा है ग्राउंड पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। पहले तो लेटर बना लेते हैं, कुछ कंडीशन ये है, ये वॉल हो गई आपकी, ठीक है, और ये लेटर हो गई, ठीक है, ये लेटर का बॉटम है और ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, यह लेटर का फुट है ये, ठीक है, और ये वॉल है। हमें क्या बताया गया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से लेटर को क्या किया जा रहा है, इसके बॉटम को उधर की ओर खींचा जा रहा है, ठीक है, उधर की ओर भेजा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। और लेटर की लंबाई बता रही है, ये जो लेटर है इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर बताई गई है। लेटर उधर खींचने पर लेटर की लंबाई पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, फ़र्क पड़ना है यहाँ पर को, क्योंकि उधर की ओर खींचोगी ये हाइट डिक्रीज होगी, यानी कि ये पॉइंट यहाँ खिसक के यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, और ये पॉइंट कहीं आगे पहुँचेगा, क्योंकि हम इसे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे बेस वाली को देखो, ट्रायंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर को, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ये। मैं कह देता हूँ ये वॉल से लेके लेडर की बॉटम तक की लेंथ x मीटर है, ठीक है, और ये वॉल की हाइट है तुम्हारी y मीटर, ये मैं कह देता हूँ, सब मीटर में दिया है तो मीटर ही लो यूनिट, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो वेरिएशन कहाँ पर को आएगा, अब कहाँ पर को हम डिफ्रेंशिएशन यूज करेंगे। वेरिएशन यहाँ हाइट में आ रहा है वॉल की, और ये वाली लेंथ में आ रहा है, ठीक है, यानी कि वॉल से लेके लेडर की फुट तक की, क्योंकि वेरिएशन इसमें इन दोनों में आ रहा है, तो डेरिवेशन या डिफ्रेंशिएशन y और x में लेना पड़ेगा, यानी कि dy और dx लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या हो रहा है, जब लेडर को उधर की ओर खींचा है तो ये लेडर ऐसे पहुंच जा रही है, वॉल की हाइट तो उतनी है, पर लेडर ये हाइट इंक्रीज हो जा रही है और ये हाइट डिक्रीज हो रही है। वॉल की हाइट, सॉरी, वॉल को मैंने ब्लू पेन से बनाया था, वॉल की हाइट डिक्रीज हो जा रही है, वॉल में हाइट, और ये इंक्रीजमेंट आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर को आपको डी वाई मिलेगा, यानी कि हाइट में भी डिक्रीजमेंट आ रहा है, यहाँ मिलेगा आपको डी एक्स मिलेगा, ठीक है। पर लेडर की हाइट में कोई अंतर नहीं है रहेगा, वो 5 मीटर रहेगी, तो यहाँ डी वाई या डी एक्स या डी जेड लगाने रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ चेंजेस मिलता है, ठीक है, जहाँ वेरिएशन आता है वहीं पे को उसको हम डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें डी एक्स दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्स एक्सेस याली में चेंजेस आ रहा है ना, इस लेंथ में चेंजेस आ रहा है, और फिर टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो हम कहेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड में 2 सेंटीमीटर, ये क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो साइन आगे प्लस ही रहेगा, अगर डिक्रीजमेंट होता तो कहीं ना कहीं माइनस लगाते आगे साइन, ठीक है। तो ये बात हो गई।
और वाई वाले में क्या आ रहा है, डिक्रीजमेंट आ रहा है। पहले हाइट देखो इतनी लंबी थी, अब ये जब उधर की ओर सीढ़ी मूव कर रहा है, बॉटम को मूव कर रहा है, तो ऊपर से भी ऐसे सरक गया, ठीक है, लैडर का हेड सरक गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये डी वाई में क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, मतलब वाई एक्सेस में मतलब क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिला, ठीक है, क्या डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, तो उसे कहते हैं डी वाई अपॉन डी टी। और यही निकालना है कितना मतलब रेट में, या कहें हाइट वे वॉल की हाइट में कितना क्या आया, डिक्रीजमेंट आया, या कहें इसका कितना वेरिएशन आया। टाइम की रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, तो डी वाई अपॉन डी टी लिख दिया ऐसे, और यही हमें निकालना है। और वही कब निकालना है, किस कंडीशन में, जब लैडर का जो फुट है, ठीक है, बॉटम वाला हिस्सा है, वो 4 मीटर अवे है, यानी कि इससे वॉल से 4 मीटर अवे है। तो इस समय पर को जो डी वाई है उसमें कितना चेंजेस आया, जब लैडर की हाइट, या कहें जब लैडर, या कहें एक्स इज इक्वल टू कितना है, 4 मीटर है, ठीक है, या यहाँ पर को भी लिखता है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, तब निकालना है डी वाई अपॉन डी टी निकालना है। आई बात समझ में कितना कैसे हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप इसे समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया डी वाई अपॉन डी टी निकालना, वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर को क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही आपको एक थ्योरम याद आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो क्या होती है, देखो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, ठीक है। जो झुका हुआ ऐसे होता है, झुका हुआ उसे हाइपोटेनस, जो सीधा खड़ा होता है ऐसे, या जहाँ पर को 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसे परपेंडिकुलर, और जहाँ पर को बन रहा होता है बेस, उसे बेस कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो पी सी का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, वो तो चेंज नहीं होगी, 5, तो 5 का स्क्वायर है। बेस क्या है भाई, बेस कुछ दे रखा है, अच्छा इस पे काम होगा ना, तो मेन तो ये बेस में क्या है, 4 मीटर दे रखा है, ठीक है, उस समय, क्योंकि इस 4 मीटर पर ही निकालना है जब एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर है, ठीक है। तो बेस है 4, तो उसका स्क्वायर करो, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, उस समय ये हाइट कितनी है हमें नहीं पता, तो फिलहाल इसे पी स्क्वायर ऐसे रहने दो, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा अभी रख के फ़ायदा रहेगा इसमें, पर इसमें लगाते हैं, देखो इसमें नहीं लगाते हैं, इस वाले में लगाते हैं, ठीक है। इसे अभी कैंसिल करो, फिर इसमें देखो, इसमें हाइट कितनी है, हाइपोटेनस कितनी है, 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। बेस कितना है, यहाँ पर को, यहाँ पर तक एक्स कह रखा है, तो एक्स स्क्वायर लिख दो। परपेंडिकुलर कितना है, वाई हो गया, तो वाई स्क्वायर कर दो, ठीक है। कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब इस पे लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, अब इस पर आओ, ठीक है। इससे भी कुछ चीज़ मिल सकती है इसे सॉल्व आउट करने में, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए ना, एक्स और वाई, एक मिल जाए तो आसानी से दूसरे वाली वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। हाँ, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर को 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर में हमें 4 मीटर में हमें निकालना है कि क्या है करके मात्रा है इसका, सेंटीमीटर में लिखो, सिर्फ मीटर लिखो। तो यहाँ पर को लिखो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, तो वाई उस समय क्या आता है, देखो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, एक्स की जगह पर को तुम रख दो 4, स्क्वायर तो है, वाई का स्क्वायर ये रहा, 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर, 16 को उधर भी दो, वहाँ -16 हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर ये हो गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अच्छा फ्रेम से बाहर चल के आएगी, देखो कितना होगा ये 9, तो उधर भेजो, फिर अनरूट आ जाएगा, आगे प्लस माइनस भी आएगा, और 9 हो गया, ठीक है। वाई इक्वल टू 3 हो गया, वाई इक्वल टू 3 लो, क्योंकि प्लस माइनस 3 है ना, एक वैल्यू तो +3 लोगे, एक वैल्यू -3 लोगे, पर हम +3 ही लेंगे, क्योंकि देखो y क्या है, y एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो डिस्टेंस की वैल्यू को हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, यानी कि -3 यहाँ पर को नहीं लिया जा सकेगा, 3 लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर को लिख भी दो, सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जो यूनिट है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो हमें x तो दे ही रखा है यहाँ पर को, y भी हमें मिल गया, ठीक है। आई बात समझ में।
हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये चीज़ तो मिल गई, एक्स और वाई तो मिल गया है, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी टी। अब वो कहाँ पर को मिलेगा डी वाई अपॉन डी टी, देखो यहाँ पर को मिलेगा ये, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कह दूँ, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ से हमें वाई मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ज़रा मैं अगले पेज में आता हूँ, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन 1 ये थी, तो डिफ्रेंशिएट करो फिर डी बाई डी टी ऑफ 25 और यहाँ डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 25 तो कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट, जीरो होगा उसका डिफ्रेंशिएशन। अंदर भेजो डी बाई डी टी को, पहले एक्स स्क्वायर के साथ गया डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर वाई के स्क्वायर के साथ गया डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, अच्छा एक्स का तो टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो डी बाई डी एक्स ले आए, पीछे से बैलेंस करने डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख दिया, प्लस वैसे वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर और बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी टी लिख दिया, ठीक है। अब कितना होगा फिर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, पीछे डी एक्स अपॉन डी टी ये रहा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, पीछे डी वाई अपॉन डी टी ये रहा, ठीक है। जो वैल्यूज़ अभी हमने x और y की निकाली है वो अब यहाँ पर को रखने की ज़रूरत है, अब काम आएगा, ठीक है। वैसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इसी जो इक्वेशन दे रखी है वो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद हम देखते डी एक्स अपॉन डी टी हमें दे रखा है, और x और y की वैल्यू भी हमें चाहिए, डी वाई अपॉन डी टी भी चाहिए, फिर उसके बाद हम x और y की वैल्यू निकालते, तो थोड़ा हमें सुविधा रहती है, मतलब याद करने में इस क्वेश्चन को ना, क्योंकि पेपर तक भी तो आपको दिमाग में बैठाना हुआ, अगर मैं चीज़ें रटाते रहूँगा तो कैसे काम चलेगा, समझाना हुआ कि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी और कैसे हमने निकाला, अब ज़रूरत पड़ती है फिर हम ढूंढते उस चीज़ को, ठीक है। वैसे हमने पहले ही ढूंढ दिया, कोई बात नहीं। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको मैं लेफ्ट में लिखता हूँ और राइट में जीरो को लिख देता हूँ, ठीक है। 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी हमें दे रखा है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, x और y की वैल्यू भी हमने निकाल ही रखी है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन x कहता हूँ और मैं क्या लिख देता हूँ, पुट द वैल्यूज़ ऑफ x y एंड डी एक्स अपॉन डी टी इन इक्वेशन x में, ठीक है। जो वैल्यूज़ हैं वहाँ मैं ज़रा लिख लेता हूँ यहाँ, ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू तो खैर इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आ जाएगी, 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 हो गया है, 2 3 ज़ा 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, प्लस 16 को उधर भेजो राइट हैंड साइड में, वहाँ जाएगा तो -16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी बच गया, तो 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी बचा ना, तो 6 को उधर भेजो, वहाँ 6 डिवीज़न में चले जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं फिर कितना आता है ज़रा देखो, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आ रहा है, -8 अपॉन 3, तो ठीक है। अब तो यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। वाई क्या थी, हाइट थी, ठीक है, वॉल की, और टी कितना है, अच्छा टी टाइम हुआ, तो कितने, और डी वाई अपॉन डी टी क्या है, वो रेट है जिस रेट से जो वॉल की हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो माइनस साइन बता रहे हैं, डिक्रीजमेंट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्या होगी, 7 मीटर बाय सेकेंड, क्योंकि जो इससे पहले डी एक्स अपॉन डी टी दिया था वो भी सेंटीमीटर बाय सेकेंड यूनिट में दिया है, तो ये भी हम सेंटीमीटर बाय सेकेंड यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। या तो आप ये लिखो, ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख दो, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दो, पर यहाँ पर को लिखना पड़ेगा डिक्रीजमेंट, ठीक है। डिक्रीजमेंट नहीं लिखते हो तो आगे माइनस साइन लगा दो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर को जो डी वाई अपॉन डी टी है वो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से काम हो रहा है, ठीक है। तो ये तो काम हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ठीक है। अब कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, इसी कर्व पे एक पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है, एट विच द जिस पर, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट है कर्व पर, ठीक है, उस पॉइंट कहें एट विच, कर्व के पॉइंट पर ही बात कर रहा है जिस पर वाई कोऑर्डिनेट जो है 8 टाइम फास्ट है एक्स कोऑर्डिनेट से, ठीक है। यानी कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स कर देंगे तो हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट
8 टाइम्स फास्टर है किसके, एक्स कोऑर्डिनेट के। यानी कि मान लो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका अगर हम 8 टाइम्स कर दें यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना देखो। ठीक, पहले तो हम यहाँ क्वाड्रेंट बना लेते हैं ताकि कुछ और चीज़ें भी मैं यहाँ पर को आपको समझा सकूँ। ठीक है, ये ओरिजिन हुआ। ठीक है, और ये एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी कहते हैं, ये वाई एक्सेस वर्टिकल एक्सेस। मैं स्केल बना देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगी। ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व लिख देते हैं। अभी कौन सा कर्व हमें नहीं पता, और खैर इस पर हम फोकस भी नहीं करेंगे। ठीक है, कर्व क्या है, मान लो ये कर्व कुछ इस तरीके का था। ठीक है, क्योंकि ठीक, और वो पॉइंट ये है, वो पॉइंट ये है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है कर्व पे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये एक्स एक्सेस पे 4 में है और वाई एक्सेस में सेकंड नंबर पे, यानी कि 4,2। पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई का लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सेस से 4 सेंटीमीटर दूर है और वाई एक्सेस से 2 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4,2। हमें पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें अंदर कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स और वाई के। ठीक है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। और देखो इसमें वेरिएशन आ रहा है, देखो यहाँ पर को कह रहा है जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं इस यहाँ पर को, उस पर क्या कह रहा है, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चेंज कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिंपल वाई नहीं है, ये डी वाई है, क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंशिएशन वाला है ये। और इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है साथ साथ। तो सिंपल एक्स नहीं है ये डिफरेंशिएशन वाला एक्स है। ठीक है, यानी कि ये डी एक्स है। ठीक है, वो चेंज हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर को क्वेश्चन में हमें साफ साफ कह दिया है कि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, उसके बारे में बता दिया कि 8 टाइम फास्टर है वाई। ठीक है, एक्स से। ठीक है, तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, एक्स के कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में या कहीं एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और किसका होगा, ये इक्वेशन का होगा। ठीक है, और पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट यानी कि मैंने बता दिया एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बस बात खत्म। ठीक, इसी इसी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट से 8 टाइम फास्टर होगा। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट या वो पॉइंट हम निकाल लेते हैं। पहले से डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बता दिया ना। तो लगा लो फिर ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ 6y, और राइट हैंड साइड में भी लगेगा ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कितना है, एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, देखो वाई का तो होगा नहीं सीधे सीधे, पहले तो ऐसा करो कांस्टेंट को बाहर ले लो डी बाई डी एक्स से, अंदर बचेगा वाई, और यहाँ अंदर भेज दो उसे। पहले गया एक्स क्यूब के साथ, फिर साथ साथ गया फिर ये 2 के साथ भी। ठीक है, y का x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, y का y के रिस्पेक्ट में होगा, तो डी बाई डी वाई इंट्रोड्यूस करा है, y ऐसे रहने दे, पीछे बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया, इक्वल टू यहाँ x है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² प्लस 2 सिंगल कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए किसी x के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करो, किसी की भी रिस्पेक्ट में करो, आंसर 0 होगा। ठीक है, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 इंटू 6 ही हुआ, और पीछे से डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये ऐसे ही रहा। ठीक है, ये चीज़ इतनी भी आई बात समझ में। हाँ, तो ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को, अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे रहने दो, लेफ्ट में 6 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो 6 को उधर भेजो, यहाँ 6 मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, वहाँ जाएगा तो डिवीजन के रिलेशन में चले जाएगा। ठीक है, 3 × 3 3 2 6, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया, x² अपॉन 2 आया। ठीक है, आई बात समझ में, ये कितना कैसे हुआ। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू दे रखी है, अब कहाँ पर को दे रखी है जरा देखो, यहाँ पर को, ये डी वाई इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो ये तो खैर गिवन है, डी वाई इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स है, तो यहाँ लिख भी दो, ये गिवन है। ठीक है, ये तो दे रखा है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डियर फोर डी एक्स को इधर ले आओ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 8।
तो dy अपॉन dx की जगह 8 रख सकते हो। तो वही काम यहाँ पर को करो, रख दो फिर 8 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 को उधर भेजो, 2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा करते हैं, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लिखो और 16 को राइट में लिख दो, स्क्वायर को उधर भेजो, ठीक है। अच्छा ये तो फ्रेम से बाहर चल गया है ना, अब जरा यहाँ पर को अच्छे से देखो, ठीक है, अब दिख जाएगा। हाँ करना है, ऐसी व्यवस्था हो पा रही है अभी। देखो स्क्वायर को उधर भेजो, स्क्वायर उधर जाएगा तो अनरूट में चली जाएगी चीज़ें, तो 16 अनरूट में चली गया और आगे आया प्लस और माइनस, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स के 2 रूट है यहाँ पर को, ठीक है। एक प्लस अंडर 16 होगा, एक माइनस अंडर 16 होगा। फिलहाल देखो अंडर 16 क्या होता है, ये होता है 4, तो प्लस माइनस 4 है, यानी कि एक बार लो एक्स इज इक्वल टू +4, एक बार लो एक्स इज इक्वल टू -4, ठीक है। आई बात समझ में? तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया, ठीक है, और इससे की रिस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। वो कहाँ पर से आएगा, देखो एक्स की वैल्यू इसी कर्व की इक्वेशन में रखो, इक्वेशन 1 में, तो एक बार x इज इक्वल टू 4 रखो, एक बार x इज इक्वल टू -4 रखो, देखो फिर क्या कोऑर्डिनेट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को लिख दो पुट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो रख लेते हैं फिर ज़रा, ठीक है। x की जगह पर को एक बार मैंने x इज इक्वल टू 4 रख दिया और एक बार x इज इक्वल टू -4 रख दिया यहाँ पर को, ठीक है। अब यहाँ पर को इसे सॉल्व करो, 4 का क्यूब कितना होता है 64, +2 कितना होगा 66 हो जाएगा, यहाँ 6y को वो वाई को उधर भेजो, डिवीजन में आ जाएगा 11 टाइम्स, तो y इक्वल टू 11 आया। ये कब आया, जब x, रुको x और कॉमा y है, जब x 4 था तब y 11 आया, ठीक है। ये बात तो यहाँ हो गई समाप्त। अब देखते हैं जब x -4 है तब कितना आता है। देखो -4 का क्यूब कितना हो जाएगा, -64 होगा, +2, 6y इज इक्वल टू -62 हो जाएगा। देखो y को उधर भी दो 6, ठीक है। कितना हो सकता है ये, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 2, तो y इक्वल टू -31/3। ये कब हुआ, जब x इज इक्वल टू -4 था, तब y इक्वल टू कितना है -31/3 आया, ठीक है। तो हमें पॉइंट कहा था, पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट की बात हमें करनी थी, तो हम ले आ गए, ठीक है। ठीक है, फिर ये आपका आंसर है, ये दोनों हिसाब के। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसका रेडियस, किसी एयर बबल का, ठीक है। एयर बबल कैसा होता है, स्पेरिकल टाइप होता है, ठीक है वो, ठीक है। स्पेरिकल टाइप में मतलब उसके अंदर, ठीक है, इसके इनर पार्ट में स्पेयर की क्या होता है, ठोस होता है, कुछ भरा हुआ होता है। फिलहाल तो एयर बबल के अंदर क्या होगी, हवाई भरी होगी, ठीक है। ये कह रहा है कि ठीक है 1/2 पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज होता है, यानी कि पर सेकेंड 1/2 सेंटीमीटर इसका शेप बढ़ते जाता है, ठीक है। हर सेंटीमीटर में, हर सेकेंड में शेप बढ़ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, ठीक है। ये कह रहा है कि किस रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, वो बताओ। कह रहा था व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जब रेडियस 1 सेंटीमीटर थी, ठीक है, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो तब बताओ कि उस समय, ठीक है, जो इस बबल का जो वॉल्यूम है किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि हमें वॉल्यूम निकालने की बात कही है, यानी कि dV/dt निकालने को कहा गया है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पर को टाइम के हिसाब से, देखो इससे भी पता लग सकता है, ठीक है। 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में 1/2 सेंटीमीटर क्या होता है, इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर को वेरिएशन मिल रहा है, तो डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव जो होगा वो टी ही होगा, ठीक है। या कहीं टी के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ पर वो, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट। तो dV/dt हमें फाइंड करने को कह रखा है, और ये कब कहा गया है, जिस समय रेडियस कितनी थी, रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उस समय पता करना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये तो खैर बात है।
अब हमें गिवन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। ठीक, ये तो स्पेयर है वह, ठीक है। सर्कल और स्पेयर में ये अंतर होता है कि सर्कल सिर्फ एक 2D फिगर होता है, ठीक है। स्पेयर एक 3D फिगर होता है, ठीक है। यानी कि स्पेयर 3D फिगर मतलब किसी भी 2D फिगर को अगर हम हाइट दे देते हैं तो वो 3D बन जाता है, ठीक है। यानी कि सर जो स्पेयर होगा उसमें हाइट की भी कहीं ना कहीं बात होगी अंदर, ठीक है। अंदर भरा होगा, सर्कल में कुछ नहीं होता है भरा अंदर, सिर्फ 2D से एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होती है। स्पेयर में एक्स एक्सेस भी होगी, वाई एक्सेस भी होगी और एक जेड एक्सेस भी होती है इसमें, ठीक है। तो एक हैरी, तो ये बात हो गई। तो फिलहाल हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, इस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या है, रेडियस, रेडियस आर है, यानी कि dr/dt हमें दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड में 1/2 सेंटीमीटर बढ़ा है। तो ये तो खैर गिवन है, ठीक, ये भी लिख लेते हैं। हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब देखो स्पेयर जो बबल होता है उसका शेप मैंने बता दिया है कि स्पेयर होता है, और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, या यहाँ पर को लिख दो एयर बबल, ठीक है। क्या होगा, 1/, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर को ये हुआ, ठीक। वॉल्यूम को वी कहते हैं, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हमें तो ये dv/dt, तो उसे इक्वेशन 1 का उसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना होगा dv/dt हो जाएगा d/dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 और पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। डेरी ऑपरेटर से बाहर ले लो डिफरेंशिएशन के, तो अंदर बचेगा आर क्यूब, ठीक, इतना बचा। से dv/dt, देखो ये तो खैर इतना ही लो, यहाँ आर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये आर के रिस्पेक्ट में होगा, तो ले आओ फिर ऑपरेटर d/dr ऑफ आर क्यूब, पीछे पीछे बैलेंस करेंगे, dr/dt भी ले आओ, ठीक है। तो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले तो यही लिख लो, ठीक है। यहाँ पर वो हो जाएगा 3r² हो जाएगा, ठीक है, dr/dt ये रहा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो dv/dt कितना हो जाएगा 4πr² dr/dt, ठीक है। dr/dt की वैल्यू हमें पता है 1/2, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, फिर यहाँ पर को यूनिट लगा रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, यूनिट लास्ट में हम निकाल लेंगे, ठीक है। 1/2 रख दो इसकी जगह पर को, यहाँ लिख भी दो dr/dt कितना है 1/2 है, ठीक है। यूनिट भी लिख सकते हो, कोई नहीं यहाँ पर को, पर लास्ट में लिखेंगे 2 2 2πr², ठीक है। 2πr² आ रहा है, ठीक, dv/dt। अब देखो तो ठीक है, फिर इसकी यूनिट भी तो मुझे बतानी पड़ेगी। देखो वॉल्यूम की यूनिट क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, v = 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस, यहाँ रेडियस यानी कि लेंथ किस में दी गई है, सेंटीमीटर की फॉर्म में दी गई है, ठीक है। अच्छा अभी यूनिट भी तो लिखनी पड़ेगी, खैर कोई नहीं, मैं यूनिट यहीं पे को लिख देता हूँ। फिर r=1 भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेडियस 1 में पता करना था। अब रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो समय पता नहीं कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अभी r की जगह 1 भी रखना पड़ेगा, वो हम बोल रहे हैं। फिलहाल देखो यूनिट बता देता हूँ, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, ठीक है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब तो खैर ये यूनिट हुई। फिर एट r=1, ठीक है, उसमें क्या होगा, या ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो ये चीज़ लिखो यहाँ पर को, r की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा dv/dt
कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये तो खैर वॉल्यूम है, अपॉन टी किसके रिस्पेक्ट टाइम की यूनिट क्या दे रखी है यहाँ सेकेंड दे रखी है, तो सेकेंड ही लिख लो, सेकेंड लिख दिया, ठीक है। तो ठीक है फिर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है यही आपका आंसर है। आई बात समझ में किस तरह से हुआ, ठीक है। बबल स्पेयर होता है, ठीक है क्या होता है स्पेयर, कोई 2D शेप नहीं होता इसका, 3D शेप होता है, ठीक है फुला हुआ होता है ये, ठीक ठीक कोई सर्कल नहीं होता है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी मत लगाना, सर्कल के फॉर्मूले मत लगाने, खैर इतना तो आपने पढ़ा ही होगा 10th क्लास में, ठीक। तो ठीक है इतना आंसर हुआ। 13 क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 है। अब बैलून, ठीक है बैलून दिया गया है, ठीक है यानी कि स्पेरिकल शेप होता है बैलून का, ठीक है। अब ये कह रहा है विच ऑलवेज, यानी बैलून की बात हो रहा है, विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, ठीक है स्पेरिकल रहता है बात तो ठीक है। अ बैलून हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, ठीक है जो डायमीटर है बैलून का वो क्या है वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, और डायमीटर हमें दे रखा है, ठीक है जो गिवन है वो लिख लो। डायमीटर को मैं कैपिटल डी कहता हूँ और लिख लेता हूँ 3/2 2x+1, ठीक है फिलहाल ये गिवन है। ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ये कह रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है किस में वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं वो निकालो। देखो इससे पहले कहीं टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा था वॉल्यूम चेंज, पर यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कौन हो रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यानी कि वी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ये निकालने को कहा है हमें, ठीक है। अब ये एक्स है क्या वो पता चल जाएगा, और डायमीटर से पता चल जाएगा। देखो डायमीटर में यूज़ हुआ है एक्स वाले टर्म का। डायमीटर क्या होती है, एक तरह से लेंथ होती है ये डायमीटर, ठीक है। तो यानी कि एक्स डायमीटर बना है 3/2 इंटू 2x+1, यानी कि कहीं ना कहीं जो ये पूरा पोर्शन है वो लेंथ को ही इंडिकेट करता है। तो x यहाँ पर को यूज़ हुआ है तो ये भी लेंथ को ही डिनोट कर रहा होगा, ठीक है उसको इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है यानी कि x जो है लेंथ है, ठीक है ठीक है लेंथ के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये काम, ठीक है। अब चलो ठीक है फिर वॉल्यूम एक बना लेते हैं बैलून, ठीक है स्पेयर है ये, अंदर से भरा होता है स्पेयर, ठीक है इसका वॉल्यूम होता है, सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता है कभी, ठीक है क्योंकि सर्कल अंदर से भरा नहीं होता है। वॉल्यूम यानी कि गुब्बारा, एक अंदर से खोखला भी हो सकता है वो, भरा हुआ भी हो सकता है, वैसे ठोस कहते हैं सॉलिड कहते हैं, ठीक है भरा हुआ वो, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है, इसके वॉल्यूम पर बात करनी है, ठीक है। और ये है क्या स्पेयर है, ठीक है स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होगा 4/3 ठीक है वॉल्यूम को वी कह रहे थे कैपिटल वी 3/r3, ठीक है। पर यहाँ आर का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है आर क्या होती थी, एक रेडियस होती थी, ठीक है रेडियस होती थी, पर यहाँ रेडियस ना हो गए, यहाँ पर कोई एक्स यूज हो रखा है, या कहीं ये चीज़ है रेडियस क्या होगी। डायमीटर के बारे में बताओ, डायमीटर एक पॉइंट होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाता है, सेंटर से होते हुए जाता है, ठीक है तो ये हुई डायमीटर, ठीक है। तो रेडियस कैसे पता चलेगा, और डायमीटर और रेडियस में क्या संबंध होता है, देखो रेडियस हाफ होती है डायमीटर की, यानी कि डायमीटर का हाफ कर दोगे आपको रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें रेडियस की ज़रूरत है यहाँ पर को, ठीक है आर की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे इस डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो आर इक्वल टू कितना होता है d/2, ठीक है ये फॉर्मूला होगा। तो आर इक्वल टू डी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3/2 इंटू 2x+1 अपॉन अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना होगा 3 ये ऊपर चले जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2x+1, ठीक है। तो आर आपको इतना कुछ दे रखी है, ठीक है आर हमें इतना दे रखी है, और हमें निकालना क्या है dv/dx निकालना है, ठीक है। तो ठीक है फिर फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू आर की वैल्यू, तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम में पुट कर दो, फिर ये यहाँ पर को लिख भी दो, इसे क्या कहूँ इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ये कहता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ आर
इन इक्वेशन 1, ठीक है। वैसे लिखना ही पड़ता है ये ज़्यादातर तो। 4/3 आर की जगह क्या रखोगे, इतना पूरा रखोगे, 3/4 इंटू 2x+1 ब्रैकेट लगा लो, और क्या है, आर का क्यूब है तो ब्रैकेट के बाहर क्यूब भी लगा लो, ठीक है। ये चीज़ हुई, इतना आया समझ में। हमें क्या चाहिए, dv/dx चाहिए, यानी कि इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमें, मतलब डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे कहो इक्वेशन 2, कहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या होगा, dv/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 4/3 2x+1 का होल क्यूब, ठीक है। ये इतना हुआ। देखो 4/3 इंटू पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो ऑपरेटर से बाहर चले जाएगा ये, ठीक है। फिर 4/3 इंटू पाई यहाँ ले आए, अंदर बचेगा कुछ इतना वाला टर्म, ठीक है। देखो 3/4 इंटू 2x+1, फिर इसका भी होल क्यूब है, यानी कि होल क्यूब का मतलब हुआ जिसके अंदर जो भी है उनका वो क्या है, क्यूब है, यानी कि 3/4 का भी क्यूब होगा और 2x+1 का भी क्यूब होगा। तो ऐसा करते हैं, 3/4 का क्यूब हम बाहर ले आते हैं, ठीक है, या कर लेते हैं, ठीक है, ये भी को कर लेते हैं ऐसे सॉल्व। एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी ही होगी आपने, ठीक है। क्या होगा ये, d/dx अंदर भेज देते हैं इस क्यूब को, 3/4 का होल क्यूब इंटू 2x+1 का होल क्यूब। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, ठीक है, ये थी x इंटू वाई का की होल की पावर n, का मतलब हुआ कि x की पावर भी n है इंटू वाई की पावर भी n है, ठीक है, ठीक है। होल की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो बाहर की पावर है अंदर, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ, इसके साथ भी चली गया है क्यूब, इसके साथ भी चली गया है क्यूब, ठीक है। dv/dx इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई। देखो 3/4 का होल क्यूब का मतलब हुआ 3 का भी क्यूब है, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 है ना, उसका भी क्यूब है। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब कितना, दिस इज द 9 27, ठीक है। और 4 का क्यूब, 4 4 64, ठीक है, ये इतना हुआ। और 2x+1 3 का होल क्यूब अभी फ़िलहाल ऐसे रहने दो आप, इसे अभी ओपन करें। देखो 27/64 कांस्टेंट है ना, तो इसके आगे ऑपरेटर d/dx के आगे आ सकता है ये, ठीक है, बाहर आ सकता है, तो वही कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, कहीं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 2x+1 का होल क्यूब को, ठीक है। वैसे फॉर्मूला लगा के इसे सीधे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, ये आगे कर लेंगे, अभी कैलकुलेशन कर देंगे। देखो कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना है, n, यानी कि n कितना है 3 इंटू कुछ कितना है 2x+1 की पावर में कितना n-1, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले तो पता ही होंगे ना आपको, कुछ की पावर n के का डेरिवेटिव कितना होता है, वो होता है n इंटू कुछ की पावर n-1, ठीक है। कुछ की जगह पर को कुछ भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ 2+1 आया है, कहीं x² + 2 होगा, कहीं sin x भी हो सकता है, कहीं कुछ भी टर्म हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा। अच्छा ठीक है, इतना हुआ। अच्छा इसको सॉल्व आउट करना ठीक रहेगा, यहाँ पर यहीं भी को सॉल्व आउट कर देते हैं इसको, ठीक है। कुछ हो सकता है 4 और ये 2 2 सा 4 2 3 सा 6 2 2 सा 4 2 1 2 2 6 12 होगा, ठीक है। 20, अच्छा 3 से तो कैंसिल आउट हो सकता है, 3 3
3 9 27, ठीक है। 9 और 6 ठीक नहीं, 3 और ये भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर यहाँ पर को देखो डी वी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हुआ, कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं, 1 1 ही, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। यहाँ कितना है, 9 आया, और यहाँ कितना आया, 16 आया, और यहाँ कितना आया, 3 आया, और यहाँ है 2x + 1 का होल स्क्वायर आया। ठीक है, ये और हो सकता है कि फर्दर सॉल्व कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। देखो फिर और क्या हो सकता है, डी वी अपॉन डी एक्स लिखो, 9 3 जा कितना हुआ, 27, 27/16 इंटू पाई पीछे लिख लो, और 2x + 1 का होल स्क्वायर लिख दो। एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ उसका। ठीक है, अच्छा एक जगह पर को हमने गड़बड़ भी कर दी, हमने जो चेन रूल को फॉलो ही नहीं किया। डेरिवेटिव का चेन रूल याद है ना, कुछ की पावर n वाला टाइप हमने लगा दिया, फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी तो होता है, कुछ किसको कह रहे थे, इसको तो कह रहे थे 2x + 1 को, कितना होगा फिर ये, यहीं पे को लिखो, अंदर भेज दोगे डी बाई डी एक्स को, पहले 2x के साथ जाएगा, फिर 1 के साथ जाएगा। देखो 1 के साथ जाएगा तो 1 कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यार कहीं डेरिवेटिव 0। 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 2 आया यहाँ पर को, ठीक, 2 इंटू 2 लिखो। अब आगे लिखो डी वी अपॉन डी एक्स। देखो अभी तो सॉल्व करी थी एक्सरसाइज, ठीक है, इतनी बड़ी भारी मिस्टेक हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस अगर छूट जाती है तो ऐसा ही होता है, ठीक, प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। ठीक, अच्छा यहाँ पर को सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है, अब कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक, अब कितना होगा फिर ये, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 27 इंटू पाई अपॉन 8, और ये कितना होगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो भाई साहब यही आपका आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में किस तरह से काम हुआ, बस डिफ्रेंशिएशन करना हुआ और कुछ नहीं करना हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। ठीक है, सैंड यानी रेत जो है वो गिर रही है। ठीक है, कहाँ से, एक पाइप से गिर रही है, एट द रेट ऑफ, अब रेट बता रहा है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, किसी यूनिट है वॉल्यूम की, यानी कि पर सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की रेत जो है पाइप से क्या हो जा रही, गिर रही है। ठीक है, गिर जा रही है, ये तो खैर रेट बताया। अब देखो द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। अब देखो ग्राउंड में गिर रही है, और ये गिरती हुई जो रेट है वो क्या बना रही है, एक फॉर्म कर रही है। ठीक है, एक कोन को फॉर्म कर रही है। ठीक है, ठीक है, ग्राउंड में in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base। ठीक है, यानी कि जो कोन की हाइट है, ठीक है, वो कितनी है, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। बेस की रेडियस की 1/6 है, यानी कि अगर बेस की रेडियस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/6 से, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी किसकी, मतलब हाँ ठीक है, हाइट मिल जाएगी कोन की। ठीक, और क्या कह रहे हैं, हाउ फास्ट, अब हाउ फास्ट पूछ रहा है, यानी टाइम की बात हो रही होगी। इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बस यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हाइट किस रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हाउ फास्ट का मतलब टाइम की बात पूछ रहा है, यानी कि dh/dt। ठीक है, ये फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, हाइट h हुई ना, dh/dt, ये फाइंड करने को कहा गया है फिलहाल तो ये। और कहा गया है उस समय हाइट कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हाइट पर। ठीक है, जो हाइट इंक्रीज हो रही है वो बताना है, अब टाइम के हिसाब से इंक्रीज की, तो हाउ फास्ट यूज़ किया है, यानी कि dh/dt, यानी कि टाइम के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है,
या कहीं डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर इतना तो ये है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर वो देख देते हैं, रेट बता रखा है कि किस रेट से गिर रही है। ठीक, ये तो मैंने खैर बता दिया। यानी कि वॉल्यूम बता रखा है कि पर सेकेंड में इतना वॉल्यूम, यानी 12 सेंटीमीटर की वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, पोर हो जा रहा है, गिर जा रहा है। ठीक है, रेत का तो है वॉल्यूम बताए डी बाई डी टी। ठीक है, ये दे रखा है डी वी अपॉन डी टी कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब होती है वॉल्यूम की यूनिट और सेकेंड होती है टाइम की यूनिट। तो ये तो खैर दे रखा है, ये तो खैर गिवन है। ठीक है, ये चीज़ होगी। और कह रहा है फॉलिंग द साइड, मतलब गिरती हुई रेत बता रही है। तो खैर मैंने बता दिया, हाइट के बारे में बताती है। अब जो कोन की हाइट है, मान लो ये कोन बन रहा है, यहाँ से एक पाइप से क्या है, रेत गिर रही है। रेत गिर रही है कुछ इस तरह से फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, रेत एक कोन का फॉर्मेशन कर देती है। ये तो देखा ही होगा आपने। ऐसे यहाँ पर से ऐसे गिरना शुरू होती है रेत, यहाँ से फैलती जाती है। ठीक है, और बीच में एक कोन फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही कोन का फॉर्मेशन यहाँ पर वो हो चुका है। ठीक है, गिरती हुई रेत से। तो इसकी हाइट के बारे में कह रखा है कि वो क्या है, ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यानी कि बेस की रेडियस ये है। ठीक है, मिड पार्ट होगा, जो भी रेडियस है, आर है रेडियस मान लो। ठीक है, रेडियस का क्या है, जो हाइट है, हाइट यानी कि बीच की है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा हाइट, हाँ दिख रहा है। तो ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट क्या है, जो आपका क्या है, रेडियस है, रेडियस की क्या है 1/6 है, 1/6 है। ठीक है, जो हाइट है वो रेडियस की 1/6 है। ठीक है, ये बात आई समझ में। ठीक है बात, तो ये चीज़ तो हमें दे रखी है। ठीक, तो h इक्वल टू आर अपॉन 6, या कहें तो r इक्वल टू, देखो 6 इंटू एच कर देंगे तो यानी कि 6h हो जाएगा। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन है, कहीं पर को भी अगर काम लग जाएंगे। ठीक है, रख लेंगे वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। फिलहाल यहाँ पर वो देखो। ठीक, हमें अब निकालना क्या है, ये चीज़ तो हमने लिख दी है। ठीक है, कोन के बारे में मैंने बना दिया कोन, और जो हाइट ये होती है, ये हाइट हुई, और ये इधर वाली हाइट को कहते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, उसे खास तौर पे स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। खैर कोई नहीं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर को। अब देखो, हमें निकालना है डी एच बाई डी टी निकालना है, हाइट निकालना, और हमें दिया गया है वॉल्यूम दिया गया है। तो उसी वॉल्यूम की मदद से हम हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम को हम कैपिटल वी कह रहे थे, 3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। आर है रेडियस, हाइट एच हाइट। ठीक है, ये बात है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर को रख देते हैं, आर की वैल्यू को यहाँ पर को पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एच पर बात करना है ना, नहीं तो उसमें दो वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पर को, एक वी हो जाएगा और एक एच हो जाएगा, मतलब सॉरी 3 वेरिएबल हो जाएंगे, वी आर और एच। ठीक है, हमें चाहिए एच चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, जितना नेगलेक्ट हो सकता है उतना नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर को ये फॉर्म आर इक्वल टू 6h, आर को किस में बदल जा रहा है, हाइट में बदल देता है। तो आर की जगह पर को 6h रख दो यहाँ पर को। ठीक है, तो आर की जगह पर 6h रख दिया और ये होल स्क्वायर तो खैर है ही है। ठीक, तो फिलहाल अभी देखो कितना आया ये, 6×6 = 36 हो गया है, एच का स्क्वायर हो जाएगा। 6h का होल स्क्वायर का मतलब 6 का भी स्क्वायर और एच का भी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, एच का स्क्वायर एच का स्क्वायर हो गया, इंटू एच तो खैर ये है, एच स्क्वायर इंटू एच कितना हुआ, एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखो बेस सेम, दो पावर वाले टर्म में देखो यहाँ पर को पावर कितनी 1 है, दो वाले पावर वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों की बेस सेम है, यानी कि बेस में एच है, यहाँ पर भी एच है। तो ऐसा होता है, बेस तो सेम ही रहेगा, बस जो पावर है वो ऐड होना है, 2+1 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 हो गया। ठीक है, ये एक पुराना फॉर्मूला इंडाइसिस है। तो हमारे पास कितना कुछ आया, इतना कुछ आया, ऐसे और सॉल्व हो जाए, 3 3 3 हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना निकल के आया, ज़रा अगले पेज में मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर को देखो, अब इतना कुछ आया है,
हमें क्या ये डी एच करीबन चाहिए, ठीक है, डी एच बाई डी टी चाहिए था। तो फिलहाल अभी एक बार हम ऐसा करते हैं, डी एच तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर से, ठीक है, साथ में डी वी भी बन जाएगा। अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डी एच तो मिल ही जाएगा हमें, ठीक है। कहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू कितना टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना यहाँ पर काम, ठीक है हुआ। तो कितना हुआ डी बाई डी टी ऑफ कितना 12 पाई एच क्यूब, ठीक है, सच दैट डी वी अपॉन डी टी। देखो 12 पाई क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, अंदर बचेगा केवल एच क्यूब, ठीक है। एच का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, वो होगा एच के रिस्पेक्ट में। तो ले आओ फिर डी बाई डी एच, ये आगे पीछे पीछे बैलेंस करेंगे, डी एच अपॉन डी टी लिख दिया, ठीक है। डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3 एच स्क्वायर हुआ, पीछे डी एच अपॉन डी टी भी हो गया, ठीक है। डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू अब मल्टीप्लाई 36 होगा, 12 इंटू 3 यानी 36 पाई एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी हो गया, ठीक है। इतना आया, हमें चाहिए डी एच अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी हमें दे रखी है वैल्यू कितनी 12 दे रखी है, तो लिख लो फिर यहाँ पर को 12 लिख लो, यूनिट अभी बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो डी एच अपॉन डी टी को अकेला करो, ये सारी चीज़ें वहाँ भेज दो लेफ्ट में, यहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ी हैं डी एच अपॉन डी टी, वहाँ जाएंगी तो डिवीजन के रिलेशन से जुड़ जाएंगी, किससे 12 से 36 पाई एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी। ऐसा करते हैं डी एच अपॉन डी टी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ और इसको मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब ठीक हुआ, अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं, डी एच अपॉन डी टी 12 से 36 होगा तो 3 स्क्वायर, ठीक है, इतना आया, ठीक है। तो कितना है 3 पाई एच स्क्वायर, 3 पाई एच स्क्वायर। अच्छा, एच स्क्वायर भी आ रखा है तो उसमें कुछ और चीज़ भी कही गई है, एक बार ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, तो एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर रखना है यहाँ पर, ठीक है, तभी साथ में मैंने लिख भी रखा है, ठीक। तो भाई एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर भी रखो, ठीक है, एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यहाँ भी रखो, एच की जगह 4 लिखो और स्क्वायर तो देर भाई एच कैसे, तो एच इक्वल टू 4 रख दो यहाँ पर, ठीक है। डी एच अपॉन डी टी कितना होगा 3, ये हो गया पाई, ये हो गया 4 का स्क्वायर, 4 4 16, ठीक है। तो 16 इंटू 3 कितना होगा, ठीक है 48, 16 3 48 पाई हो गया, ठीक है। अब यूनिट भी ज़रा लिख लेते हैं, हाइट है ना ये, हाइट की यूनिट क्या होगी, देखो हाइट सिर्फ लेंथ में होती है, ठीक है, यानी कि 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, या मीटर में दिए तो 18 मीटर 12 मीटर, फिलहाल यहाँ पर को सेंटीमीटर में दी गई है चीज़ें, तो हाइट यहाँ पर को सेंटीमीटर में होगी, और टाइम यहाँ किस में दिया, सेकेंड में दिया गया है, तो ये हुआ सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है द टोटल कॉस्ट सी एक्स, ठीक है, यहाँ टोटल कॉस्ट को सी एक्स कहा गया है इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम, ठीक है, कोई आइटम है एक्स यूनिट है, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट होते हैं, ठीक है। जैसे पेन, मान लो वो आइटम पेन है तो कितने यूनिट हैं, एक्स यूनिट, ठीक है। जैसे ये पेन है, कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है, वैसे एक्स यूनिट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स है एक्स यूनिट, ठीक है, और दे रखा है, और टोटल कॉस्ट को कैपिटल सी से कहा गया है, सी एक्स से कहा गया है, ठीक है, वो नीचे इतना दे रखा है। ये कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मेकिंग और प्रोड्यूसिंग
में जितनी कॉस्ट लगती है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि किसी भी यूनिट, जैसे पेन बना रहे हो आप, ठीक है, तो पेन को बनाने में, ठीक है, उसके प्रोडक्शन और मेकिंग में जो भी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, टोटल कॉस्ट, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। यानी कि 17 यूनिट, मान लो कि पेन ही बन रही है, ठीक है, 17 पेन बनाने में कितनी मार्जिनल कॉस्ट आई उनकी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो वो निकालो कह रहा है, ठीक है। और हमें दे रखा है कि एक्स यूनिट आइटम्स को बनाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट इतनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को निकालने को क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने को कहा। और मार्जिनल कॉस्ट वेरी किससे कर रही है, पर नंबर्स ऑफ आइटम्स से या पर नंबर्स ऑफ यूनिट्स, मतलब आइटम की जितनी ज़्यादा यूनिट है उस हिसाब से वेरी करे। जैसे एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपये है, 2 पेन की कितनी हो जाएगी, 5 5 10, 10 हो जाएगी। पेन की कीमत कैसे वेरी करिए, यानी कि आइटम की वैल्यू कैसे या उसकी कॉस्ट कैसे वेरी करिए, उसके नंबर्स पर, ठीक है। जितने नंबर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, आइटम के, उतनी कॉस्ट क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। या कहें वेरिएशन जो हो रहा है वो उसके आइटम्स के नंबर्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जितना वो पर आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पर को जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, कॉस्ट का, ठीक। तो ठीक है फिर, जो कि हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है इतना सी एक्स, ठीक। तो वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूनिट्स, एक्स, ठीक है, एक्स आइटम्स कह सकते हैं, एक्स यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो फिर ये टोटल कॉस्ट, लेट ये कहें टोटल कॉस्ट सी एक्स इज इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का इसका डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्योंकि आइटम के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है प्राइस, ठीक है, जितना ज़्यादा आइटम उतना ज़्यादा प्राइस। तो क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर को भी ऑपरेटर आ जाएगा डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ इतना कुछ 0.007 एक्स। एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है से, ठीक है। तो लेफ्ट में तो डी सी अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर को डी बाई डी एक्स ऑपरेटर को अंदर भेजो, ठीक है, पहले इसके साथ चले जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो 0.007 कॉन्स्टेंट हो तो इसे बाहर ले लेते हैं इसे, ठीक है, बाद में क्या लेंगे, एक्स क्यूब लिख लो, फिर माइनस इसके साथ गया तो 0.003 ऑपरेटर से बाहर ले लेते हैं, ले लिया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो 15 बाहर आ जाएगा, और ये अंदर चले गया, यहाँ बचेगा अंदर एक्स, और यहाँ तो खैर डी बाई डी एक्स है ऑफ 4000, यहाँ ऑपरेटर नहीं आएगा, ठीक है, बाहर, ये तो आप समझते ही हैं, क्योंकि सिंगल कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे यहाँ पर को तो वेरिएबल है ना, 15 कांस्टेंट के साथ एक्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में जुड़ा हुआ, ठीक है। सिंगल कांस्टेंट में तो सीधे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, और वो किसी भी सिंगल कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होता है। देखो 0.007 ऐसे रखो, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये तो ऐसे रखो 0.003 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 15 ऐसे रहा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधे 0 हो जाता है, ठीक है, डी सी अपॉन डी एक्स लिखो। अब देखो, अब इसे आगे सॉल्व करें, देखो हमें क्या कह रखा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो उस समय मार्जिनल कॉस्ट बतानी है, या कहें तो टोटल कॉस्ट कितनी है यहाँ पर को इतनी है, इस फॉर्मूले से बता रही है, वो भी एक्स यूनिट की इतनी कॉस्ट है, यानी कि जहाँ पर कोई एक्स है वहाँ पर कोई नंबर्स होगा, ठीक है, वो एक्स नंबर होगा, जैसे मान लो 2 यूनिट्स की हमें टोटल कॉस्ट बताई गई है ये, ठीक है, यानी कि ये एक्स वाली जगह पर को क्या है, अब 2 है, तो यहाँ पर को भी 2 ही होगा एक्स वाली जगह पर को, ठीक है। वैसे देखो मार्जिनल कॉस्ट पूछनी है 17 यूनिट्स की, ठीक है, तो वही चीज़ होगी, एक्स वाली जगह पर को यहाँ पर को क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर को रखो फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 17 यूनिट्स, ठीक है, तो एक्स की जगह पर को आप 17 यूनिट्स रख दो, ठीक है।
अब ठीक रहेगा, ठीक है। 3 × x का स्क्वायर यानी कि क्या 17 रख दो पहले तो, यहाँ पर को 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 0.003 2 × x है, x की जगह कितना है 17 हो गया, प्लस 15 × 1 15 ही हुआ, ठीक है। आई बात समझ में। थोड़ा और नीचे आते हैं, dc/dx = अब देखो कितना होगा, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 0.007 × 3, देखो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 माइनस 0.003 × 34, ये 34 हो गया, प्लस 15। बस कैलकुलेशन ही करनी है यहाँ पर को, DC = इतना कुछ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है, एक बार मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो सॉल्व कर दिया है, इसका आंसर आ रहा है 20.967, ठीक है। यानी कि जब 17 आइटम्स की कॉस्ट हमें मार्जिनल कॉस्ट पूछी गई है, वो कुछ इतनी है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। या यहाँ पर को लिख भी सकते हो व्हेन x = 17 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर को लिख भी दो व्हेन x = 17, ठीक है। तब कुछ इतना रहता है। तो ये रहा आपका आंसर। आई बात समझ में कैसे हुआ, क्यों हुआ करके, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू हमें रिसीव हुआ, ठीक है, इतना पैसा हमने रिसीव हुआ, ये कब हुआ, जब हमने x यूनिट प्रोडक्ट को बेचा। जैसे कितने 2 प्रोडक्ट बेचे, 3 बेचे, 4 बेचे, मतलब जितने भी नंबर्स बेचे हमें नहीं पता, x यूनिट का है इसने, ठीक है। x यूनिट नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमने बेचे तो हमें रेवेन्यू प्राप्त हुआ, मिला, ठीक है। अब कुछ यहाँ हमें बताया गया है, ये रेवेन्यू के बारे में बताया गया है कि भाई इतना रेवेन्यू हमें मिला, RX रेवेन्यू मिला है, ठीक है, x यूनिट प्रोडक्ट को बेच के। जो यहाँ पर कोई x यूज हुआ है, ये प्रोडक्ट का नंबर है, ठीक है। x यूनिट कोई नंबर हो सकता है, जैसे 2 3 कितने भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, 16 18, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। फिलहाल ये RX बता रहा है रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। इतना रेवेन्यू हमें मिला। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x = 70। ये कह रहा है कि जब x = 7, ठीक है, यानी कि x क्या है, एक यूनिट है प्रोडक्टों की, ठीक है। जब कह रहा है कि जब आपने 7 प्रोडक्ट बेचोगे जब आप, तब मार्जिनल कॉस्ट बताओ, तो आपको रेवेन्यू कितना, मार्जिनल कॉस्ट या कहें रेवेन्यू आपको रिसीव होगा, ये बताओ कह रहा है। पहले तो पता तो कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कोई ये माजरा क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि एक्स प्रोडक्ट बेचने पे हमें कितना रेवेन्यू रिसीव होगा, ठीक है। ठीक है, फिर पहले तो क्वेश्चन ने जो कहा रखा है उस पर बात करते हैं, ठीक है। ठीक है फिर, अच्छा यहाँ पर को जो प्राइस है वो किस पर वेरी कर रहा है, नंबर्स ऑफ आइटम पे। जितने नंबर्स ऑफ आइटम आप ज़्यादा बेचोगे उतना प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि प्राइस जो वेरी हो रहा है नंबर पर डिपेंड कर रहा है। कम नंबर ऑफ आइटम बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको कम नंबर, तो आपको कम क्या अमाउंट या कहें रेवेन्यू रिसीव होगा, ठीक है। तो यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ काम हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, प्राइस का, ठीक है, क्योंकि वो वेरी हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट वेरी हो रहा है, ठीक है। फिर ठीक है, क्या है ये टोटल, यहाँ पर कुछ नंबर्स ऑफ आइटम्स, अच्छा आइटम्स वो कितना है, एक्स यूनिट्स हैं, एक्स यूनिट्स, और टोटल रेवेन्यू कितना है हमें रिसीव हो रहा है जब हम एक्स यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, वो हो रहा है RX, जो कि कुछ इतना है। और रेवेन्यू किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, किस रेट से चेंज हो रहा है, एक्स यूनिट के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, यूनिट के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो इसे इक्वेशन 1 का हो, उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा होगा। यहाँ एक्स यूनिट आइटम्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो लिखो फिर डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करो फिर डिफरेंस, लेफ्ट और राइट में ऑपरेटर लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ
आर एक्स, और यहाँ राइट में भी डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में डाल दो पूरा कुछ इतना कुछ, ठीक है। आर एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, या कहो खाली आर ही लिख दो, ठीक है। ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ डी बाई डी एक्स अंदर भी दो, ऐसा करेंगे कांस्टेंट बाहर ले लेंगे ऑपरेटर से, तो इसके साथ गया ये डी बाई डी एक्स 13 कांस्टेंट हुआ, बाहर आ गया ऑपरेटर डी बाई डी एक्स से, अंदर बचेगा केवल एक्स स्क्वायर। वैसे ही इस वाले टर्म में गया 26 बाहर आ गया, अंदर बचेगा केवल एक्स, और यहाँ तो खैर कुछ था नहीं, सिंगल कांस्टेंट है 15, तो उसके साथ ऑपरेटर लिख दो, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ आर, देखो यहाँ 13 है बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, ठीक है, प्लस 26 ऐसे लिखो, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है, सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डी आर अपॉन डी एक्स 26 हुआ, प्लस ये 26 हुआ, अच्छा आगे कुछ नहीं होगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, रेट पता चल गया, मतलब किस हिसाब से वेरी हो रहा है रेट, ठीक है, या कहीं रेवेन्यू किस हिसाब से वेरी हो रहा है। हमें बताना है कि जब x इक्वल टू 7, यानी कि जब यूनिट, ठीक है, सेल करने वाली जो यूनिट हम सेल कर रहे हैं वो 7 है, तब मार्जिनल कितना मार्जिनल रेवेन्यू हमें रिसीव होगा। मार्जिनल रेवेन्यू वेरी कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, यानी नंबर ऑफ यूनिट के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हमें पता करना है जब व्हेन x इज इक्वल टू 7 है, यानी ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो डी आर अपॉन डी एक्स 26 इंटू 7 182 प्लस 26 ऐसा रहा, ठीक है, 2 6 7 8, ये कितना हो जाए 10 0 और ये 2, तो डी आर अपॉन डी एक्स कितना आ रहा है 208, ठीक है, यही प्राइस है, ठीक है, यही आंसर भी है आपका 208, ठीक है, यही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ चेंज क्या हो रहा है, सर्कल का एरिया, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इस रेडियस, और अपनी रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो आर है, ठीक है। ये कह रहा है कि एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज, ठीक है, ये कह रहा है कि जब आर मतलब रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि उस समय कितना वेरिएशन आया एरिया में, अब ये पूछ रहा है, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो लिख लो पहले जो निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ए कहते हैं हम, ठीक है, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, आर के रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में इसका हमें डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, ये आर हो गया, तो क्या होगा डी बाई डी आर ऑफ ए इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, ऐसे डी ए अपॉन डी आर कह दो, देखो पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2r होगा, और बाहर से तो पाई है ही, और इधर तो लेफ्ट में डी ए अपॉन डी आर हुआ ही, ठीक है। ठीक, अब ये कह रहा है कि जब आर यानी कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उस समय एरिया में कितना वेरिएशन आया, ठीक है, तो वो फाइंड करो, वही करना पड़ेगा, डी ए अपॉन डी आर में मतलब क्या चेंज आया, ठीक है, वो पता करना है जब आर 6 है, तो यहाँ पर को लिख देते हैं व्हेन आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऐसे ब्रैकेट लगा के एक्स आर इज इक्वल टू 6 भी ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, फिलहाल हम ऐसे लिख देते हैं, तो आर की जगह रख दो 6, डी ए अपॉन डी आर लिख दो, 2 6 12, 12 इंटू पाई 12 पाई हो गया, तो ये 12 पाई आया, ठीक है, एरिया में जितना चेंजेस आया तो वो था 12 पाई, ठीक, अच्छा यूनिट भी तो लिखनी पड़ेगी, देखो फॉर्म बना लेते हैं, एरिया क्या है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहाँ किस में दी गई है सेंटीमीटर में दी गई, तो आर की जगह लिखो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया कितना है सर्कल का स्क्वायर सेंटीमीटर,
ठीक है, अपॉन आर क्या है, ये तो एरिया का है, एरिया की यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, वैसे स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं इसे। और आर क्या है, रेडियस है, रेडियस की यूनिट क्या होती है, आर, सिर्फ सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिखो, तो ये फिलहाल ऐसे लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये इतना आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लूँ। ठीक है, अब देखो फिर 18th क्वेश्चन है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि एक्स यूनिट प्रोडक्ट को सेल करने पर हमें क्या मिला, एक रेवेन्यू रिसीव हुआ। ठीक है, इज गिवन बाय, और वो रेवेन्यू कुछ आर एक्स दे रखा है, इतना कुछ मिला है। ठीक है, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन आर इक्वल टू 15, यह कहते हैं, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब एक्स क्या है, वैसे यहाँ यूनिट है जिसे हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर को क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब x इज इक्वल टू 15 है, 15 यूनिट जब हम सेल करेंगे तब हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कितना हमें रिसीव होगा, ये खैर हमें निकालने को कह रहे हैं। ठीक है, पहले चलो जहाँ पर से क्वेश्चन शुरू है, जो दे रखा है उसी से हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा यहाँ पर वो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने दे रखे हैं, पहले पर को नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो कितना है, एक्स यूनिट है। अब इस एक्स यूनिट को सेल करने पे हमें टोटल रेवेन्यू कितना रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड, वो हो रहा है हमें आर एक्स रुपीज़, ये रुपीज़ में ही है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रुपीज़ लिखा है। ठीक है, जो ये रेवेन्यू हो रहा है वेरी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, जितने नंबर्स ऑफ ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू, जितने कम प्रोडक्ट होंगे उतना कम रेवेन्यू बनेगा। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू यानी कि रुपीज़ जो अमाउंट है, प्राइस है, वो किस पर पेश कर रहा है यहाँ पर, वो किस पे, वो एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स पे। तो हम इस इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी कह सकते थे, कोई बात नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ आर हो गया, और यहाँ पर को भी डी बाई डी एक्स लगा लो, इसको अंदर लिख लो ब्रैकेट के। ठीक है, डी आर अपॉन डी एक्स लिख दो, अंदर भेज दो, 3 बाहर आ जाएगा, और ये ऑपरेटर एक्स स्क्वायर के साथ चले जाएगा। यहाँ पर वो भी गया, इस वाले में क्या, डी बाई डी एक्स, 36 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल एक्स, और खैर 5 के साथ तो सीधे लिख दो डी बाई डी एक्स। इसमें बाहर लाने जैसा नहीं है कुछ, सिंगल कांस्टेंट है ना, कुछ अगर उसके साथ होता तो जो कांस्टेंट है 5 उसको बाहर ले आते। 3 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, प्लस 36 ऐसा रहेगा, वो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। सिंगल कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। खैर ये तो डिफरेंशिएशन ही है। ठीक, 3 टू 6 एक्स प्लस 36, तो हमें पता चला है टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू पता चला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर्स ऑफ आइटम्स एक्स। ठीक है, तो ये तो खैर अमाउंट हमें दे रखा है, यानी कि हाँ रेवेन्यू दे रखा है, अमाउंट को रेवेन्यू का। ठीक है, जो वेरी कर रहा है एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, रेवेन्यू वेरी कर रहा है एक्स नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में जब आपके पास एक्स इज इक्वल टू 15 है, ठीक है, या नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोडक्ट की वो 15 है, तब कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू बताओ। तो रेवेन्यू बताओ जब एक्स कितना है, एक्स कितना है, 15 है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15, फिर देखते हैं कि डी आर अपॉन डी एक्स कितना आएगा, या कहें रेवेन्यू में एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंजेस आएगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 15 रख देते हैं यहाँ पर को, तो डी आर अपॉन डी एक्स कितना होगा, फिर एक्स की जगह 15 होगा, 6 इंटू एक्स है ना, 6 इंटू 15 कर दो 30, तो डी आर अपॉन डी एक्स। ठीक है, 15 इंटू 60 कितना होगा, 15 इंटू 6
कितना है, 15 × 6 है ये तो 90, 5 6 नहीं 15 और 10 हाँ ठीक है 90 होगा प्लस 36 होगा, ये कितना 12, तो TR/dx कितना हो गया 126 हो गया, कितना हुआ 126, ठीक है यही होगा, यही आंसर है आपका, ठीक।